तो स्वागत है दोस्तों आप लोग का एक और सवाल में। मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ इस बार फिर से, जो आपका दिमाग की जो नसें हैं उसे खोल देंगे। तो बस वही मेरी जो क्वेश्चन सीरीज़ है वो चालू है। तो इस बार क्या किया है ना दोस्तों, आर एक्सएल दे दिया है और एक्सी दे दिया है, यानी कि सीरीज़ आर एल जो सर्किट है वो दे दिया है। इस तो जेई में का क्वेश्चन है। एक्सएल एक्सी से सब दे दिया है, इनपुट वोल्टेज दे दिया है, इसमें कोसाइन में दिया है, जैसे हमें आदत है साइन में देखने का। तो क्या है, कन्वर्जन इज जो है साइन में नहीं दिया, कॉस में दे दिया। अब एम्पलीट्यूड पूछा है। अब देखो कितने बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। वो आरएमएस सोचेंगे कि कुछ भी ऐसा वैसा कुछ सोचेंगे। तो ये आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि एम्पलीट्यूड जो है वो कुछ नहीं है, वो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, क्या है, मैक्सिमम। आरएमएस नहीं है। तो अब इससे ना कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या पूछा गया है, क्योंकि मान लो आपने क्वेश्चन में देखा, आपको लगा कि हाँ ये तो बनने वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि ये एम्पलीट्यूड क्या है। तो फिर तो क्वेश्चन को करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आपको ये पता ही नहीं है कि एम्पलीट्यूड क्या है, तो कितना भी सॉल्व कर लोगे तो बीच में जाकर तो फंस ही जाओगे। तो सीरीज एलसीआर, जैसे कि मेरी आदत है, मैं हमेशा सुंदर सा इससे डायग्राम बना देता हूँ। वोल्टेज दिया है, फिर कॉस में उसको साइन में मैंने फिर कन्वर्ट कर लिया, साइन 90 प्लस सीटा होता है कॉस सीटा। तो बस ये कर लिया मैंने। अब देखो कितने लोगों को साइन कॉस में वो कन्वर्जन में दिक्कत होती है। अब आप 11th 12th के स्टूडेंट हो, आप अगर नीट का एग्जाम देने जा रहे हो, या जेई में इसका या एडवांस का या किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम देने जा रहे हो, या कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, कोई भी, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस और साइन में क्या रिलेशन होता है। साइन थीटा कितना होता है, कॉस थीटा है तो साइन 90 प्लस थीटा है। तो साइन 90 में जब आपको जोड़ोगे तब जाके वो कॉस बनता है। अब देखो मैंने कैसे याद करता हूँ इस सब चीज़ों को, जैसे मैंने डायग्राम बना लिया साइन और कॉस का। अब साइन में कुछ जोड़ोगे तब कॉस आएगा ना भाई, क्योंकि देखो साइन जब जीरो है तो कॉस कितना है, 1 है। यानी कि सब साइन जो चलना शुरू किया जीरो पे तब वो जीरो था, लेकिन जब कॉस ने चलना शुरू किया तब वो अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया था। यानी कि रेस कभी बराबरी से शुरुआत हुआ ही नहीं। जब साइन ने चलना शुरू किया तब कॉस अपने मैक्सिमम पे पहले से पहुंचा हुआ था। देखो साइन जीरो जीरो है, कॉस जीरो कितना, 1 है। यानी कि पीछे कौन है, साइन, आगे कौन है, कॉस। यानी कि जो पीछे है साइन उसमें मैं कुछ ना कुछ जोड़ूंगा तब ना कॉस पे आऊँगा भाई, क्योंकि जो आगे सो तो आगे है ही, जो पीछे है उसमें कुछ आप जोड़ोगे तब तो आगे आप पहुँचोगे। साइन पीछे था तो मैंने उसमें कुछ जोड़ दिया तो कॉस आ गया। कितना जोड़ना है, 90, तो साइन 90 प्लस थीटा हो गया कॉस थीटा। तो बस अब जो सप्लाई वोल्टेज है वो साइन में आ गया, साइन 90 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 2, यानी कि सर्किट की फ्रीक्वेंसी जो है वो 100 पाई, जो कि कांस्टेंट रहेगी सर्किट में। अब करंट कुछ ना कुछ होगा, मैक्सिमम होगा, कुछ साइन ओमेगा टी होगा प्लस माइनस 5, क्योंकि 5 पता नहीं है। अब एम्पलीट्यूड पूछा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू। तो वोल्टेज का मैक्सिमम हमने कर लिया यूज़, वोल्टेज का मैक्सिमम बाई जेड, जैसे कि आई कितना होता है, वोल्टेज बाई इंपीडेंस। अब इंपीडेंस सर्किट का एक ही होगा, वी बाई जेड कर लिया। अब वी का मैक्सिमम लोगे तो आई का मैक्सिमम आएगा, वी का आरएमएस लोगे तो आई का आरएमएस आएगा। तो ध्यान रखना है भाई, 2500 यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम निकल जाएगा। अब जेड कितना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। आर एक्सएल एक्सी सब दे दिया, 100 माइनस 40 का होल स्क्वायर। तो जब मैं नेक्स्ट शीट में आऊँगा तो मैंने देखा कि ऐसी वैल्यूज़ दिया था, तो ये 10,000 आ गया, जेड आ गया 100 ओम, यानी कि ऐसी वैल्यूज़ आपको जानबूझ के दी गई थी ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। 6436 जो भी है वो कैलकुलेट किया, 10,000 आ गया। अब 100 का स्क्वायर रूट कैंसिल, 100। अब मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, वोल्टेज का मैक्सिमम यूज़ किया बाई इम्पीडेंस, तो 25 एम्पियर आ गया। यानी कि क्वेश्चन बस यहीं तक था कि आई नॉट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वही हमारा एम्पलीट्यूड है, वही 25 एम्पियर है। लेकिन मान लो फिर से कुछ एक्स्ट्रा बातें जो मेरी करने की आदत है हमेशा आप लोगों से। क्वेश्चन में से दिया गया था कि एक्सेल जो है एक्सी से ज़्यादा है, एक्सेल कितना 100 ओम, एक्सी कितना 40 ओम, यानी कि इंडक्टिव नेचर जो है ना सर्किट पे भारी पड़ रहा है। इंडक्टिव नेचर जो है एक्सेल वो कैपेसिटिव नेचर पे भारी पड़ रहा है, यानी कि एक्सेल एक्सी से ज़्यादा है। तो क्या है, लैगिंग पावर फैक्टर है। अब टैन थीटा कितना होता है, एक्सेल माइनस एक्सी बाई आर, तो भाई टैन थीटा निकाल दिया, 100 माइनस 40/80 करके 3/4 आ गया। टैन इनवर्स 0.35 करोगे तो एंगल निकल जाएगा 36.87। अभी तो मैंने कैलकुलेटर से निकाल दिया, आपकी पता नहीं है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कितना होता है। 36.87 पावर फैक्टर कितना होता है, कॉस थीटा 0.8 आगे लैगिंग। अब फिर वही बात, लेकिन लैगिंग क्यों, क्योंकि एक्सेल ज़्यादा है, एक्सी ज़्यादा होता भाई तो लीडिंग कर देते। अब करंट का एक्सप्रेशन, अब साइन कॉस से पहले जो भी होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू। हमने यूज़ किया मैक्सिमम, वोल्टेज का मैक्सिमम तो करंट का मैक्सिमम, तो ये जो है ये मैक्सिमम है। इसमें फिर से √2 कुछ मत कर देना वरना सब गलत हो जाएगा। अब साइन 100 पाई टी प्लस 90 डिग्री, देखो 90 कैसा आया, क्योंकि क्वेश्चन में जो हमें वी एस था वो कितना था, 2500 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 2, यानी कि वोल्टेज का एक्सप्रेशन वही 90 डिग्री था। तो यहाँ तक जब मैं पहुँचा 100 पाई टी प्लस 90 डिग्री, तो वोल्टेज का एक्सप्रेशन तक हो गया, वोल्टेज का एंगल हो गया। लेकिन करंट क्या है, कितने से हार रहा है, 36.87 से, तो मैंने माइनस लगा दिया। तो आई कितना होगा, 25 साइन 100 पाई टी प्लस 53.13 डिग्री एम्प्स। क्यों, क्योंकि मैंने कोसाइन का साइन का यूज़ किया। अब वोल्टेज देखो कितना है, 2500 साइन 100 पाई टी प्लस 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री तो वोल्टेज में ही अपने आप में दे रखा था।
तो करंट के एक्सप्रेशन में क्या किया, करंट जितना भी होगा मैक्सिमम निकाल दिया। देखो दो चीज़ें होती है इसी में, एक मैक्सिमम वाली और एक फेज़। मैक्सिमम तो निकाल दिया, लेकिन बच्चे ना फेज़ में फंसते हैं। तो वोल्टेज का एक्सप्रेशन में कितना था, इतना फ्रीक्वेंसी था और 90 डिग्री पहले से था, तो 90 में से कितना माइनस कर दूंगा मैं, 36.87, क्योंकि इतना डिग्री करंट पीछे है, लैग कर रहा है, तो माइनस लगा दिया। तो इतना आ गया 53.13 डिग्री। अब ये प्लस देख लेता है, लोगों को लगता है कि सर्किट तो फिर लीडिंग है। भाई लीडिंग नहीं है, वोल्टेज के एक्सप्रेशन में अपने आप कुछ ना कुछ मैक्सिमम था और वो प्लस 90 डिग्री था, तो हमने माइनस कर दिया था ना, तो करंट का एक्सप्रेशन आ गया। यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 53.13 डिग्री वो नहीं है, वो है 36.87 डिग्री। क्योंकि ये देख के लगता है कि इतना ही है। भाई अगर क्वेश्चन में अगर 100 पाई टी तक रहता है ना, बस 100 पाई टी रहता, तब ये बोल देता कि हाँ इतना फ़र्क है। लेकिन वोल्टेज के एक्सप्रेशन में था कॉस, और से मैंने 90 जोड़ ही दिया ताकि वो साइन में कन्वर्ट हो जाए। अब दोनों में तुलना करो, आप करो तुलना। 2500 तो मैक्सिमम वैल्यू, साइन वहाँ भी साइन है, देखो यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है। यहाँ पे कितना है 100 पाई टी प्लस पाई बाई 2, और यहाँ पे कितना है 100 पाई टी प्लस पाई बाई 2, नहीं 90 डिग्री में से माइनस किया तो इतना है। तो वहाँ पे 90 डिग्री था, यहाँ पे ये माइनस कर दिया तो इतना आ गया। तो दोनों के बीच में जो एंगल था वो था 36.87 डिग्री। तो उसका कॉस लोगे तो पावर फैक्टर आ जाएगा। अब कितनी बार ना पावर फैक्टर का भी बच्चे सोचते हैं कि यार ये कैसे होगा, ये तो हमें तो मुझे याद था भाई, पावर फैक्टर तो कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा कितना होता है, आर बाई जेड, यानी कि आर कितना था 80 ओम था, 80 ओम था और जेड निकाल दिया √r² प्लस एक्स माइनस एक्स से, जेड कितना आया 100 ओम। यानी कि अगर मैं पावर फैक्टर कॉस थीटा आर बाई जेड करता ना भाई, 80/100.8 आ गया। यानी कि tan इनवर्स के इस चोंचले में फंसने की जरूरत ही नहीं है, इसको स्किप मारो, सीधा कॉस थीटा पावर फैक्टर लिखो, कॉस थीटा इक्वल्स टू आर बाई जेड 80/100.8। लैगिंग क्यों, क्योंकि एक्सएल इज मोर देन एक्सी, यानी कि एक्सएल एक्सी से ज़्यादा है, तो लैगिंग तो होगा ही। 80/100 के 0.8 आ गया। देखो अब यहाँ से करो कि यहाँ से करो, बात तो एक ही है। मैंने क्या किया, थीटा निकाल दिया, एक्स माइनस एक्सी बाई आर से tan थीटा निकाला 3/4 लिया, थीटा निकाला 36.87 डिग्री, फिर पावर फैक्टर निकाला cos थीटा, तब जाके इतने मुश्किल से 0.8 आया। अब मान लो किसी को पता ही नहीं है ये कितना है, तो कोई कैसे निकालेगा, तो भाई सीधा सीधा यहाँ निकाल लो, पावर फैक्टर cos थीटा कितना होता है आर बाई जेड 80/100 0.8 आ गया। तो अल्टरनेटिव अप्रोच आ गया ना भाई। अब मान लो क्वेश्चन ये पूछता कि एसी सोर्स ने कितना पावर सप्लाई किया। मान लो ये क्वेश्चन था कि एसी ने जो पावर जितना दिया उतना लोड ने एब्जॉर्ब कर लिया, एसी सोर्स है तो उसने कितना पावर दिया, तो वी आर एम एस इंटू कॉस फाई, यानी कि वोल्टेज का आर एम एस इंटू करंट का आर एम एस और दोनों के बीच का एंगल। अब देखो क्वेश्चन में जो दिया गया था वो था मैक्सिमम वैल्यू, तो बाई √2 कर दिया, और 25 एम्पियर था वो कितना था √2, और सॉरी वो मैक्सिमम था तो बाई √2 कर देते ताकि आर एम एस आ गया इंटू कॉस ये। अब ये कितना 0.8 तो आ गया 25 किलोवाट। यानी कि क्वेश्चन में जो दे रखा था कि सप्लाई ने 25 किलोवाट सोर्स ने दिया, सोर्स ने 25 किलोवाट के पावर सप्लाई की, और जो पावर सप्लाई की वो रजिस्टर क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि यहाँ तो रिएक्टिव पावर का ड्रॉप होगा। तो रजिस्टर ने कितना पावर एब्जॉर्ब किया भाई, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, यानी कि करंट सर्किट में एक ही होगा ना, क्योंकि सीरीज LCR है, करंट तो एक ही होगा। तो जितना सोर्स ने सप्लाई ने दिया, क्या सोर्स क्या लोड उसका अब्जॉर्ब वो कर पा रहा है, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, आर एम एस कितना 25/√2 का स्क्वायर इंटू आर, रजिस्टर कितना 80 ओम। तो जब मैंने निकाला भाई तो 25 किलोवाट आ गया। यानी कि एसी सोर्स से जितना पावर सप्लाई किया लोड ने उतना पावर को अब्जॉर्ब कर लिया। अब लोड का मतलब एक्सएल एक्सी में समझ लेना भाई, वो इंडक्टिव पावर है, वो एक्सएल है, यानी कि वो प्योर इंडक्टर है और प्योर कैपेसिटर है। वहाँ जो पावर का ड्रॉप होगा ना वो एक्टिव पावर नहीं, वो रिएक्टिव पावर होगा। अब आपको इतना नेटवर्क तो आना चाहिए ना कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। जैसे कि एक्टिव पावर का ड्रॉप तो यहाँ पर होगा, बेसिक सर्किट एनालिसिस जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, और ये तो यहाँ तो क्या इंडक्टिव है और ये कैपेसिटिव है, यहाँ तो रिएक्टिव पावर का काम आएगा। तो यहाँ से जितना भी एक्टिव पावर निकलेगा वो सब तो यहाँ जाएगा, और यहाँ से जितना भी रिएक्टिव पावर निकलेगा वो सब यहाँ पे जाएगा। यहाँ से जितना एक्टिव पावर निकला उतना रजिस्टर ने एब्जॉर्ब कर लिया। क्या सच में ऐसा हो रहा है, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। ये देखो मस्त निकाल लिया हमने। अब देखो एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, बिल्कुल वैसा ही है। इसमें पूछा है पीक करंट, अब फिर से पीक करंट आ गया। अब लेकिन इसमें आपको देखना है कि एक्सेल और एक्सी दे नहीं रखा है, इसमें आपको एल और सी दे रखा है। तो भाई क्या करेंगे, एक्सेल हम कैसे निकालेंगे, ओमेगा एल करके, ओमेगा को एल से इंटू कर दो तो एक्सेल निकल गया। एक्सी कैसे निकालेंगे, ओमेगा को एक्सी कितना होता है 1/, फिर ओमेगा सी। इस बार हमें एक्सेल एक्सी नहीं दे रखा है, हमें एल और सी दे रखा है, यानी कि एक्सेल और एक्सी निकालना पड़ेगा। और बोला पीक करंट यानी कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू, तो वोल्टेज बाई इंपेडेंस, वोल्टेज की मैक्सिमम यहाँ यूज़ करोगे 30 बाई इंपेडेंस, जेड निकालोगे √ में r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एक्सेल एक्सी नहीं दे रखा है तो भाई खुद से निकालना, खुद से एफर्ट लगाना, तब जाके इंपेडेंस निकलेगा। फिर करंट की मैक्सिमम वैल्यू पूछ दिया, तो पीक करंट पूछा, यहाँ तो समझ में आ गया कि एम्पलीट्यूड पूछा गया, तो वोल्टेज का मैक्सिमम डिवाइड बाई इंपेडेंस, सीधा निकलता वो करंट निकल गया। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो क्या होता है 1/r √ में L/C, 1/r, r पता है, L पता है, C पता है, भाई अपने आप निकाल लेना। लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पे एल और सी जो है ना वो मिली हेनरी और माइक्रोफेरेड में है, यानी कि -3 है, यहाँ -6 है। तो बस आपको माइनस पावर के साथ खेलना है। और एक्सेल और एक्सी जैसे हर क्वेश्चन में दिया रहता है ना, यहाँ पे नहीं दे रखा है।
तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि आपको निकालना पड़ेगा एक्सएल यानी कि ओमेगा एल, जो कि दिख रहा है कि 100 है तो इंटू करके निकाल लेना, और एक्स निकालो 1/ओमेगा c खुद से निकालना। फिर उसके बाद इम्पिडेंस के फॉर्मूले में पुट कर देना, सीधे सीधा वो बिना देखे √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी को होल स्क्वायर कर देना कि यहाँ एक्सएल मान लिया, इसको एक्सी मान लिया। भाई ये इंडक्टर की वैल्यू है, ये कैपेसिटर की वैल्यू है, तो ध्यान से निकालना। और उसके बाद फिर रेजोनेंट सर्किट फ्रीक्वेंसी पूछिए भाई। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 1/r √LC कर देना, तो सीधा आपका आंसर निकल आएगा। देख लेना कितना होता है। सर्किट की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, अब ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं है। अगर मान लो अपने एक्सएल निकाला और एक्सी निकाला, दोनों मैच कर गया, यानी कि यही फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। लेकिन निकाल के देखना, क्या पता बराबर आ जाए, क्या पता बराबर ना आए। तो ये चीज़ अगर बराबर नहीं आएगा तो 1/r √LC जो भी फॉर्मूला होता है, कि जो भी फॉर्मूला होता है, सॉरी मैंने क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला बता दिया आपको, जो अभी तक मैं बता रहा था। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला था 1/r √LC। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है 1/√LC, ठीक है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 1/√LC, तो वहाँ से वो निकाल लेना। उसके बाद जो पीक करंट बोला है, वोल्टेज की मैक्सिमम डिवाइड बाय इंपीडेंस, तो वहाँ से आपकी करंट की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर पूछता तो क्या, जो पूछा गया आपसे, क्या क्या आप करोगे, 1/√LC यानी कि एक्सएल को एक्सी से इंटू कर देना, मतलब फिर बराबर कर देना। ओमेगा² की वैल्यू आ जाएगी, फिर 1/LC, ओमेगा आ गया 1/√LC, तो फ्रीक्वेंसी होगी 1/2π√LC, यानी कि फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है 1/2π√LC है। और अगर ओमेगा पूछता तो क्या करते, 1/√LC, लेकिन अगर हर्ट्ज में पूछेगा तो 1/2π√LC कर देना। और क्वालिटी फैक्टर पूछता तो 1/r √LC। तो पता होना चाहिए भाई कि पूछा क्या गया। जैसे कि मैंने शायद 1-2 मिनट पहले वो गलत बोल दिया था। क्वालिटी फैक्टर होता है 1/r √LC, ठीक है, ख़त्म। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है 1/2π√LC हर्ट्ज में, और ओमेगा में कितना होगा, 1/√LC, जो पहले से दे रखा है यहाँ, तो आसान है निकालना। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, वोल्टेज की मैक्सिमम डिवाइड बाई इंपीडेंस, LC दे रखा है तो एक्सएल एक्स निकाल के वैल्यू डालना। चलो भाई, काफ़ी मैंने बता दिया, अब इसको खुद से कर लेना, कर ज़रूर लेना कि पूछा क्या गया है। अपने मन से क्वालिटी फैक्टर में निकाल लेना, फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो, बहुत बात ही कर ली इस वीडियो में हमने, फिर किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, बाय बाय।